प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है रेडियो पाठशाला में। मानव इतिहास में ऐसे कुछ विरले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने युद्ध नहीं जीते, साम्राज्य नहीं बनाए, लेकिन मनुष्य की सोच की दिशा बदल दी। उन्होंने बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि भीतर की दृष्टि को परिवर्तित किया। ऐसे ही एक रहस्यमयी दार्शनिक थे लाओ त्से, जिनका जीवन जितना शांत था उनका विचार उतना ही गहरा। लाओ त्से ने मनुष्य की सबसे बड़ी भूल की ओर संकेत किया। मनुष्य जीवन को जीतना चाहता है, वो हर परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहता है, भविष्य को पकड़ना चाहता है और सफलता को मजबूर करना चाहता है। लेकिन इसी संघर्ष में वो थक जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है और अपने स्वाभाविक आनंद से दूर हो जाता है। लाओ त्से ने कहा कि जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना पड़े। जीवन एक प्रवाह है, बिल्कुल नदी की तरह। नदी पहाड़ से लड़ती नहीं, रास्ता खोजती है। वो कठोर नहीं होती, फिर भी अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। मनुष्य भी तब शांत होता है जब वो जीवन से संघर्ष करना छोड़ देता है और उसके साथ बहना सीखता है। यही विचार ताओ कहलाता है, अर्थात प्रकृति का मार्ग। ताओ कोई धर्म या नियम नहीं, बल्कि अस्तित्व की स्वाभाविक व्यवस्था है। जिस तरह ऋतुएं बिना प्रयास बदलती हैं, पेड़ बिना शोर बढ़ते हैं और आकाश बिना प्रयास विस्तृत रहता है, उसी तरह जीवन भी अपने प्राकृतिक संतुलन में चलता है। जब मनुष्य अपनी जिद, अहंकार और नियंत्रण की इच्छा छोड़ देता है, तब वो ताओ के साथ सामंजस्य में आ जाता है। तब जीवन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक सहज यात्रा बन जाता है, जहां जीतना आवश्यक नहीं, समझना पर्याप्त होता है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन चीन में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका जीवन इतिहास से अधिक रहस्य बन गया। उनका नाम था लाओ त्से। उनके जन्म के बारे में निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम है, इसलिए वे इतिहास और किंवदंती के बीच खड़े दिखाई देते हैं। कुछ कथाएं कहती हैं कि वे जन्म से ही असाधारण बुद्धिमत्ता वाले थे, मानो लंबे चिंतन के बाद संसार में आए हों। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार वे चीन के शाही दरबार में पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। ये पद केवल प्रशासनिक नहीं था, इसका अर्थ था कि उन्हें उस समय उपलब्ध समस्त ज्ञान, दर्शन और इतिहास तक पहुंच प्राप्त थी। वे ग्रंथों के संरक्षक थे, पर उससे भी अधिक वे विचारों के निरीक्षक थे। उन्होंने समाज, सत्ता, मानव व्यवहार और प्रकृति के नियमों को गहराई से देखा। लाओ त्से भीड़ और प्रसिद्धि से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। वे वाद विवाद, प्रचार और शक्ति की राजनीति से अलग रहते थे। उनका स्वभाव मौन, निरीक्षण और आत्मचिंतन का था। वे बोलने से अधिक देखने और समझने में विश्वास रखते थे। उनका जीवन हमें एक गहरी बात सिखाता है। महान विचार अक्सर शोर, बहस और महत्वाकांक्षा में नहीं जन्म लेते। वे जन्म लेते हैं शांत मन में, जहां व्यक्ति दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को समझना शुरू करता है। मौन उनके लिए खालीपन नहीं था, बल्कि वो स्थान था जहां से दर्शन और ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है। जब उन्होंने समाज और मनुष्य के जीवन को गहराई से देखा, तो एक महत्वपूर्ण सत्य उनके सामने स्पष्ट हुआ। उन्होंने पाया कि सत्ता मनुष्य को धीरे धीरे बदल देती है। जो व्यक्ति पहले सेवा करना चाहता है, वही शक्ति मिलने के बाद नियंत्रण और प्रभुत्व की इच्छा से भर जाता है। अधिकार जितना बढ़ता है, उतना ही भय भी बढ़ता है। पद खोने का भय, सम्मान खोने का भय और नियंत्रण खोने का भय। उन्होंने ये भी समझा कि अंधी महत्वाकांक्षा मनुष्य को शांत नहीं करती, बल्कि उसे लगातार बेचैन बनाए रखती है। मनुष्य सोचता है कि अगली उपलब्धि उसे संतोष देगी, लेकिन हर सफलता के बाद नई इच्छा जन्म लेती है। परिणाम ये होता है कि जीवन दौड़ बन जाता है और मन कभी विश्राम नहीं कर पाता। उन्होंने सभ्यता के विकास को भी ध्यान से देखा। जैसे जैसे समाज अधिक जटिल होता गया, नियम बढ़ते गए, प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई और जीवन कृत्रिम होता गया। बाहरी सुविधाएं बढ़ीं, लेकिन भीतर की शांति कम होती चली गई। मनुष्य प्रकृति से दूर होता गया और अपने ही बनाए ढांचे में उलझने लगा। इन अनुभवों ने उन्हें गहरी समझ दी। बाहरी सफलता स्थायी संतोष नहीं दे सकती, इसलिए उन्होंने प्रसिद्धि, पद और सामाजिक प्रतिस्पर्धा से दूरी बनाकर भीतर की यात्रा शुरू की। उन्होंने बाहरी उपलब्धियों के स्थान पर आंतरिक संतुलन को महत्व दिया, क्योंकि उनके अनुसार सच्ची शांति तब जन्म लेती है जब मनुष्य स्वयं के भीतर सामंजस्य स्थापित कर लेता है।
जब उन्होंने जीवन और प्रकृति का गहराई से अवलोकन किया, तब उनके भीतर एक प्रश्न उठा, क्या इस विशाल ब्रह्मांड के पीछे कोई ऐसा नियम है जो सब कुछ बिना शोर के संचालित कर रहा है? इसी खोज ने उन्हें उस सत्य तक पहुंचाया जिसे उन्होंने ताओ कहा। ताओ का अर्थ है मार्ग, लेकिन ये कोई सलक या दिशा नहीं, बल्कि अस्तित्व का स्वाभाविक प्रवाह है। ये वह प्राकृतिक नियम है जिसके अनुसार सब कुछ घटित होता है। मनुष्य जन्म लेता है, ऋतुएं बदलती हैं, नदियां बहती हैं, पेड़ बढ़ते हैं और तारे अपनी गति से चलते रहते हैं। कोई उन्हें आदेश नहीं देता, फिर भी सब कुछ संतुलन में बना रहता है। ताओ दिखाई नहीं देता, उसे छुआ नहीं जा सकता, पर उसका प्रभाव हर जगह अनुभव किया जा सकता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण आंखों से नहीं दिखता, फिर भी पृथ्वी पर हर वस्तु को बांधे रखता है, उसी प्रकार ताओ भी अदृश्य होकर पूरे अस्तित्व को संचालित करता है। वो शक्ति नहीं, व्यवस्था है, नियंत्रण नहीं, सामंजस्य है। उन्होंने समझा कि समस्या जीवन में नहीं है, बल्कि मनुष्य के विरोध में है। जब मनुष्य प्रकृति के स्वाभाविक नियमों के विरुद्ध चलता है, तब संघर्ष पैदा होता है। लेकिन जब वो इस अदृश्य मार्ग को पहचान लेता है और उसके साथ चलना सीखता है, तब जीवन सहज और संतुलित हो जाता है। यही ताओ की खोज का सार है। जीवन को बदलना नहीं, उसके मूल प्रवाह को समझना। जब उन्होंने जीवन को समझने का प्रयास किया, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि सबसे महान शिक्षक किसी विद्यालय या पुस्तक में नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति में उपस्थित है। मनुष्य ज्ञान के लिए शब्दों और सिद्धांतों पर निर्भर रहता है, पर प्रकृति बिना बोले सत्य सिखाती है। उन्होंने देखा कि मनुष्य जितना कृत्रिम ज्ञान इकट्ठा करता है, उतना ही वो अपने स्वाभाविक बोध से दूर होता जाता है, जबकि प्रकृति हर क्षण जीवन के मूल नियमों को सरल रूप में प्रकट करती रहती है। इसलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि प्रकृति का निरीक्षण करके भी गहरी बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकता है। नदी विनम्रता सिखाती है, वो ऊंचाई से नीचे की ओर बहती है, कभी अहंकार नहीं करती। रास्ते में आने वाली बाधाओं से टकराने के बजाय उनके चारों ओर मार्ग बना लेती है। इसी कारण वो अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। पेड़ धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं। वे जल्दबाजी नहीं करते, धीरे धीरे बढ़ते हैं, ऋतुओं के परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, तूफानों को सहते हैं और समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। आकाश विस्तार सिखाता है, वो सबको स्थान देता है, बादलों को, पक्षियों को, तूफानों को और शांति को भी। वो किसी को रोकता नहीं, किसी से चिपकता नहीं। इन सब को देखकर उन्होंने समझा कि जीवन की सच्ची बुद्धिमत्ता प्रकृति के समान बनने में है, विनम्र, धैर्यवान और व्यापक। जब मनुष्य प्रकृति से सीखता है, तब उसका जीवन संघर्ष नहीं रहता, बल्कि संतुलित और सहज यात्रा बन जाता है। जब उन्होंने जीवन की गहराइयों को और सूक्ष्मता से देखा, तब उन्हें एक अद्भुत सिद्धांत का अनुभव हुआ, जिसे उन्होंने वू वे कहा। इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ ना किया जाए, बल्कि ये है कि बिना जबरदस्ती, बिना तनाव और बिना प्रकृति के विरुद्ध जाकर कार्य किया जाए। उन्होंने समझा कि मनुष्य अक्सर हर चीज को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है। वो परिणाम को जल्दी पाने के लिए स्वयं पर दबाव डालता है, परिस्थितियों से संघर्ष करता है और इस प्रक्रिया में अपनी आंतरिक शांति खो देता है। लेकिन जीवन का स्वाभाविक नियम ये है कि जो चीज अपने समय पर आती है, वही स्थायी होती है। वू वे का अर्थ है जीवन के प्रवाह के साथ सामंजस्य में रहना, कार्य करना, लेकिन उस प्रकार से जैसे नदी बहती है, बिना रुकावट, बिना तनाव और बिना कृत्रिम प्रयास के। ये निष्क्रियता नहीं है, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म समझ के साथ किया गया सहज कर्म है। उन्होंने देखा कि पानी सबसे बड़ा शिक्षक है। पानी में कठोरता नहीं होती, फिर भी उसकी शक्ति अपार होती है। वो बाधाओं से टकराकर नहीं टूटता, बल्कि उनके अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है। इसी कारण वो धीरे धीरे चट्टानों को भी काट देता है और विशाल मार्ग बना लेता है। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वास्तविक शक्ति कठोरता में नहीं, बल्कि लचीलापन और सहजता में होती है। जब मनुष्य तनाव और जबरदस्ती छोड़कर अपने कर्म को प्राकृतिक प्रवाह में करने लगता है, तब उसका जीवन अधिक प्रभावी, शांत और संतुलित हो जाता है। जब उन्होंने मनुष्य के भीतर चलने वाली सबसे गहरी अशांति को समझा, तो उन्हें एक मूल कारण दिखाई दिया: अनंत इच्छाएं। मनुष्य जितना अधिक चाहता है, उतना ही वो वर्तमान से दूर होता जाता है। उसकी चेतना हमेशा भविष्य में अटकी रहती है।
जहां कोई नई उपलब्धि, नया सुख या नई सफलता उसका इंतजार कर रही होती है। उन्होंने देखा कि इच्छा स्वयं में समस्या नहीं है, लेकिन असीमित इच्छा मनुष्य को कभी शांत नहीं होने देती। एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है। इस प्रकार मनुष्य लगातार दौड़ता रहता है, लेकिन भीतर से खाली ही बना रहता है। इसी अनुभव से उन्होंने एक सरल सूत्र दिया: जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं, उतनी स्वतंत्रता घटती है। क्योंकि इच्छा मनुष्य को बांध देती है, उसे किसी बाहरी चीज पर निर्भर बना देती है। जब मनुष्य चाहता है, तब वो स्वयं के भीतर स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि किसी परिणाम का गुलाम बन जाता है। लाओ त्से के अनुसार वास्तविक शांति इच्छाओं को बढ़ाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और सीमित करने में है। कम चाहने का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करना है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि जो उसके पास है वो पर्याप्त है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। ये शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि स्वीकार करने की क्षमता से आती है। उन्होंने सिखाया कि सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण को बिना शर्त स्वीकार करने में छिपा है। जब मनुष्य कम चाहना सीखता है, तब जीवन हल्का हो जाता है और भीतर एक स्वाभाविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। जब उन्होंने प्रकृति और अस्तित्व को गहराई से देखा, तो उन्हें एक अद्भुत सत्य समझ में आया: दुनिया विरोधों से नहीं, बल्कि संतुलन से चलती है। हर चीज का अस्तित्व उसके विपरीत के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों मिलकर ही संपूर्णता बनाते हैं। उन्होंने इसे यिन और यांग के रूप में समझाया। यिन और यांग कोई अलग अलग शक्तियां नहीं हैं, बल्कि एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं। यिन को अंधकार, शांति, ग्रहणशीलता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, जबकि यांग प्रकाश, गति, सक्रियता और ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उन्होंने देखा कि अंधकार का अर्थ केवल अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वो प्रकाश को अर्थ देता है। यदि अंधकार न हो तो प्रकाश की पहचान भी संभव नहीं होगी। इसी प्रकार कमजोरी भी शक्ति को समझने का आधार बनती है। यदि कोई कभी असहाय न हो तो उसे शक्ति का वास्तविक मूल्य समझ में नहीं आता। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड संघर्ष पर नहीं, संतुलन पर आधारित है। हर स्थिति अपने विपरीत के साथ मिलकर पूर्ण होती है। दिन और रात, जन्म और मृत्यु, सफलता और असफलता, ये सब विरोध नहीं, बल्कि एक ही प्रवाह के भाग हैं। लाओ त्से के अनुसार असली बुद्धिमत्ता किसी एक पक्ष को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों के संतुलन को समझने में है। जब मनुष्य विरोध में नहीं उलझता, बल्कि संतुलन को पहचानता है, तब उसका जीवन अधिक स्थिर, शांत और समग्र हो जाता है। जब उन्होंने समाज और शासन की संरचना को गहराई से देखा, तो उन्हें नेतृत्व का एक बिल्कुल अलग अर्थ समझ में आया। सामान्य रूप से लोग मानते हैं कि नेता वो होता है जो आदेश देता है, नियंत्रण रखता है और शक्ति का प्रदर्शन करता है। लेकिन लाओ त्से ने इससे बिल्कुल विपरीत दृष्टि प्रस्तुत की। उनके अनुसार सच्चा नेतृत्व दबाव और भय से नहीं चलता, बल्कि समझ और स्वाभाविक व्यवस्था से चलता है। जब नेता लोगों को लगातार नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तब समाज में प्रतिरोध, असंतोष और संघर्ष पैदा होता है। लेकिन जब नेतृत्व मार्गदर्शन पर आधारित होता है, तब लोग स्वयं सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ नेता वो है जो लोगों को सोचने, समझने और स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। वो रास्ता दिखाता है, लेकिन उस पर चलने के लिए मजबूर नहीं करता। उसका कार्य नियंत्रण करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को इतना सहज बनाना है कि लोग स्वाभाविक रूप से सही दिशा चुन लें। उनके अनुसार सबसे महान शासक वो होता है जिसके अस्तित्व का लोगों को बोझ महसूस ही न हो। उसकी उपस्थिति इतनी स्वाभाविक और संतुलित होती है कि लोग ये भी नहीं सोचते कि उन्हें कोई नियंत्रित कर रहा है। फिर भी समाज शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और संतुलित रहता है। लाओ त्से ने नेतृत्व को शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सेवा और अदृश्य मार्गदर्शन की कला बताया। जब नेतृत्व अहंकार से मुक्त होता है, तब वो लोगों को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर देता है। जब उन्होंने मनुष्य के भीतर उत्पन्न होने वाले दुख का गहराई से अध्ययन किया, तो उन्हें एक ही मूल कारण बार बार दिखाई दिया: मैं की अतिशय भावना, अर्थात अहंकार। मनुष्य हर अनुभव को अपने केंद्र में रखकर देखने लगता है और यहीं से असंतोष की शुरुआत होती है। उन्होंने देखा कि अहंकार हमेशा तुलना से जन्म लेता है। कोई अपने से बेहतर दिखे तो ईर्ष्या,
और कोई कमजोर दिखे तो श्रेष्ठता का भ्रम। इस लगातार चलने वाली तुलना की प्रक्रिया मन को कभी स्थिर नहीं होने देती। मनुष्य स्वयं को दूसरों से ऊपर या नीचे रखने में इतना उलझ जाता है कि वो अपने वास्तविक स्वभाव से दूर हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी समझा कि नियंत्रण की इच्छा मनुष्य को भीतर से थका देती है। वो हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर परिणाम को अपने अनुसार ढालना चाहता है, लेकिन जीवन स्वभाव से प्रवाहशील है, उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब नियंत्रण की ये जिद टूटती है तब दुख पैदा होता है। लाओ त्से के अनुसार वास्तविक शांति तब शुरू होती है जब मैं की कठोरता धीरे धीरे शांत होने लगती है। इसका अर्थ स्वयं को मिटाना नहीं है, बल्कि अहंकार की पकड़ को ढीला करना है। जब मनुष्य स्वयं को केंद्र में रखना छोड़ देता है, तब जीवन अधिक व्यापक और सहज रूप से अनुभव होने लगता है। उन्होंने कहा कि जब मैं शांत हो जाता है, तब भीतर एक गहरी शांति प्रकट होती है। उसी शांति में ताओ का अनुभव होता है, क्योंकि ताओ को पकड़ने या नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं प्रकट होता है जब मनुष्य का अहंकार शांत हो जाता है। जब उन्होंने मानव सभ्यता के विकास को देखा तो उन्हें एक विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। जैसे जैसे मनुष्य ने प्रगति की, उसके जीवन में सुविधाएं तो बढ़ीं, लेकिन मन की शांति कम होती गई। तकनीक, नियम, प्रतिस्पर्धा और इच्छाओं की जटिल परतों ने जीवन को आसान नहीं बल्कि अधिक उलझा हुआ बना दिया। उन्होंने समझा कि बाहरी दुनिया जितनी जटिल होती जाती है, उतना ही मनुष्य का मन भी भारी होता जाता है। अधिक चीजें, अधिक विकल्प और अधिक अपेक्षाएं, ये सब मिलकर मानसिक बोझ को बढ़ाते हैं। मनुष्य जितना अधिक पाने की कोशिश करता है, उतना ही वो वर्तमान से दूर होता जाता है। लाओ त्से के अनुसार वास्तविक बुद्धिमत्ता जटिलता में नहीं बल्कि सरलता में छिपी है। सरल जीवन का अर्थ अभाव नहीं है, बल्कि अनावश्यक चीजों से मुक्ति है। जब मनुष्य कम चीजों में संतोष करना सीखता है, तो उसका मन अधिक हल्का और स्थिर हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि मिनिमल जीवन केवल बाहरी वस्तुओं को कम करना नहीं है, बल्कि भीतर की इच्छाओं और उलझनों को भी सरल करना है। जब मनुष्य अपनी जरूरतों और इच्छाओं को सीमित करता है, तब उसके भीतर एक स्पष्टता और शांति पैदा होती है। इसीलिए उन्होंने कहा, जितना जीवन सरल होगा, उतनी ही शांति गहरी होगी, क्योंकि सरलता मन को स्वाभाविक स्थिति में वापस ले आती है, जहां तनाव नहीं बल्कि संतुलन और सहजता होती है। जब उन्होंने मनुष्य के व्यवहार और विचारों को ध्यान से देखा, तो उन्हें एक गहरी बात समझ में आई। वास्तविक समझ हमेशा शब्दों में व्यक्त नहीं होती। जितना अधिक मनुष्य अपने ज्ञान को दिखाने के लिए बोलता है, उतना ही वह भीतर की शांति से दूर होता जाता है। लाओ त्से के अनुसार जो वास्तव में जानता है, वह अनावश्यक शब्दों में उलझता नहीं है। उसका ज्ञान भीतर स्थिर रहता है, इसलिए उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत जो कम समझता है, वह अक्सर अधिक बोलकर अपने खालीपन को भरने की कोशिश करता है। उन्होंने मौन को केवल बोलना बंद करना नहीं माना, बल्कि उसे एक आंतरिक स्थिति बताया। मौन वह अवस्था है जहां मन शांत होता है, विचार स्थिर होते हैं और व्यक्ति स्वयं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। बाहरी शोर कम होता है, तब भीतर की आवाज अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। मौन मन को धीरे धीरे साफ करता है, जैसे स्थिर जल में गंदगी नीचे बैठ जाती है और सतह साफ हो जाती है। जब विचारों की हलचल कम होती है, तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वभाव को अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव करता है। लाओ त्से ने यह भी समझाया कि मौन चेतना को गहरा करता है। लगातार बोलने और प्रतिक्रिया देने से चेतना सतही बनी रहती है, लेकिन मौन में व्यक्ति भीतर उतरता है। वहां विचारों के पीछे छिपी समझ प्रकट होने लगती है। इस प्रकार मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गहराई है जहां मन शांत होकर स्वयं को और जीवन को अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगता है। जब उन्होंने मनुष्य की सोच और शिक्षा प्रणाली को गहराई से देखा, तो उन्होंने एक स्पष्ट अंतर समझा। ज्ञान और बुद्धिमत्ता एक जैसे नहीं हैं। ज्ञान बाहर से इकट्ठा किया जाता है, जबकि बुद्धिमत्ता भीतर से विकसित होती है। लाओ त्से के अनुसार ज्ञान केवल सूचनाओं का संग्रह है। मनुष्य जितनी अधिक किताबें पढ़ता है, जितनी अधिक बातें याद करता है, वो उतना ही अधिक जानकार हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो जीवन को सही ढंग से समझ भी लेगा। जानकारी मन में भरी जा सकती है, पर उससे शांति या स्पष्टता आवश्यक रूप से नहीं आती। इसके विपरीत बुद्धिमत्ता अनुभव से जन्म लेती है।
जब मनुष्य जीवन को जीता है, परिस्थितियों को महसूस करता है और अपने अनुभवों से सीखता है, तब उसके भीतर एक गहरी समझ विकसित होती है। ये समझ केवल शब्दों पर आधारित नहीं होती, बल्कि जीवन के वास्तविक संपर्क से उत्पन्न होती है। उन्होंने ये भी देखा कि बहुत अधिक जानना हमेशा आवश्यक नहीं है। मनुष्य अक्सर अनावश्यक जानकारी से भ्रमित हो जाता है और सरल सत्य को भी जटिल बना देता है। वास्तविक समझ का संबंध अधिक जानने से नहीं, बल्कि सही ढंग से देखने से है। लाओ त्से के अनुसार जब मनुष्य दृष्टि को साफ करता है, तब उसे कम में भी गहरा अर्थ दिखाई देने लगता है। वो बाहरी जानकारी पर निर्भर रहने के बजाय जीवन को सीधे अनुभव करने लगता है। यही क्षण ज्ञान से बुद्धिमत्ता की ओर यात्रा का वास्तविक परिवर्तन होता है। जब उन्होंने समाज की संरचना और मानव व्यवहार को गहराई से देखा, तो उन्हें एक विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। मनुष्य व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर जितने अधिक नियम और नियंत्रण बनाता है, उतना ही वो भीतर से असंतुष्ट और बेचैन होता जाता है। लाओ त्से के अनुसार अत्यधिक कानून हमेशा समाज को शांत नहीं करते, बल्कि कई बार और अधिक जटिल समस्याएं पैदा करते हैं। जब नियम बहुत अधिक कठोर हो जाते हैं, तब लोग उन्हें तोड़ने के तरीके खोजने लगते हैं। इस प्रकार नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास कभी कभी अपराध की प्रवृत्ति को कम करने के बजाय उसे और अधिक सक्रिय कर देता है। उन्होंने ये भी देखा कि अत्यधिक नियंत्रण मनुष्य की स्वाभाविक स्वतंत्रता को दबा देता है। जब किसी समाज में हर चीज को अत्यधिक नियंत्रित किया जाता है, तब मनुष्य के भीतर प्रतिरोध की भावना जन्म लेती है। ये प्रतिरोध कभी खुलकर सामने आता है और कभी भीतर ही भीतर विद्रोह का रूप ले लेता है। उनके अनुसार समाज का वास्तविक स्वास्थ्य कठोर नियंत्रण में नहीं, बल्कि स्वाभाविक संतुलन में होता है। जब लोग स्वयं सही और गलत को समझने में सक्षम होते हैं और जब व्यवस्था विश्वास पर आधारित होती है, तब समाज अधिक स्थिर और शांत रहता है। लाओ त्से ने यह संदेश दिया कि स्वाभाविक समाज वही है जहां जीवन पर अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाता, बल्कि उसे उसके प्राकृतिक प्रवाह में विकसित होने दिया जाता है। जब मनुष्य और समाज दोनों प्रकृति के नियमों के साथ सामंजस्य में रहते हैं, तभी वास्तविक शांति और स्थिरता संभव होती है। जब उन्होंने जीवन, समाज और मनुष्य की चेतना को पूरी तरह समझ लिया, तो उनके भीतर संसार से किसी उपलब्धि की इच्छा शेष नहीं रही। वे उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां ज्ञान केवल संग्रह नहीं रहता, बल्कि अस्तित्व का अनुभव बन जाता है। इसलिए उन्होंने सभ्यता के शोर से दूर जाने का निर्णय लिया और पश्चिम की दिशा में यात्रा प्रारंभ की। कथा के अनुसार जब वे सीमा पर पहुंचे, तो वहां के पहरेदार ने उन्हें पहचान लिया। उसने देखा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि गहन ज्ञान से भरा एक संत है। उसने विनम्रता से अनुरोध किया कि वे अपने ज्ञान को लिखकर संसार के लिए छोड़ जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सीख सकें। लाओ त्से ने कुछ समय मौन में बिताया और फिर जो लिखा वो केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन का सार था। यही संक्षिप्त लेकिन गहन ग्रंथ आगे चलकर ताओ टी चिंग के नाम से जाना गया, जिसमें उन्होंने ताओ, संतुलन, सरलता और मौन के गहरे सिद्धांत समाहित किए। इसके बाद वे फिर आगे बढ़ गए। इतिहास उनके अंतिम कदमों को स्पष्ट रूप से नहीं पकड़ सका। कुछ मानते हैं कि वे कहीं गुम हो गए, कुछ कहते हैं कि वे प्रकृति में विलीन हो गए। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वे कहाँ गए, बल्कि ये है कि उनका विचार आज भी जीवित है। उनका जाना एक अंत नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि जब मनुष्य पूर्ण समझ को प्राप्त कर लेता है, तो वो शोर में नहीं रहता, वो मौन में विलीन हो जाता है। जब उन्होंने जीवन के सबसे गहरे स्तर को समझा, तो उनका अंतिम संदेश बहुत सरल और फिर भी अत्यंत गहन था। उन्होंने देखा कि मनुष्य जीवन को एक निरंतर संघर्ष के रूप में जीता है, जबकि वास्तविकता ये है कि जीवन स्वयं में संघर्ष नहीं है। संघर्ष उस क्षण जन्म लेता है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और जिद को वास्तविकता पर थोपने की कोशिश करता है। लाओ त्से के अनुसार समस्या जीवन में नहीं है, बल्कि हमारी मानसिक पकड़ में है। हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, हर परिस्थिति को अपनी अपेक्षा के अनुसार मोड़ना चाहते हैं और हर व्यक्ति को अपने विचारों के अनुसार ढालना चाहते हैं। इसी प्रयास में तनाव और असंतोष पैदा होता है। जब मनुष्य धीरे धीरे नियंत्रण की ये जिद छोड़ देता है, तो जीवन के साथ एक स्वाभाविक सामंजस्य बनना शुरू हो जाता है। उसे ये समझ आने लगता है कि हर घटना को नियंत्रित करना संभव नहीं है और ना ही आवश्यक है।
जब वो दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है तो उसके भीतर प्रतिस्पर्धा का बोझ कम हो जाता है। वो अपने जीवन को दूसरों के पैमानों से नहीं बल्कि अपने वास्तविक अनुभव से देखने लगता है। और जब वो प्रकृति के साथ बहना सीखता है तब जीवन एक संघर्ष नहीं रहता बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है, जहां हर चीज अपने समय और अपने स्वभाव से घटित होती है। इसी अवस्था को लाओ त्से ने सच्ची स्वतंत्रता कहा। ये स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर के स्वीकार और संतुलन में होती है। जब मनुष्य जीवन से लड़ना छोड़ देता है तभी वो वास्तव में मुक्त होता है। सबसे बड़ी शक्ति बाहरी जीत में नहीं होती बल्कि भीतर की शांति में होती है। जो व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत ले फिर भी अगर उसके भीतर संघर्ष चलता रहे तो वो वास्तव में पराजित ही रहता है। असली विजय वो है जहां मनुष्य अपने ही भीतर चल रहे युद्ध को पहचान ले और उसे शांत कर दे। ये युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं होता बल्कि अपनी ही इच्छाओं, भय, तुलना और नियंत्रण की आदतों से होता है। जब मनुष्य इन आंतरिक संघर्षों को समझकर धीरे धीरे छोड़ने लगता है तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। प्रकृति का तरीका भी यही है, वो कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ अपने समय पर पूर्ण हो जाता है। पेड़ अपनी गति से बढ़ते हैं, ऋतुएं अपने क्रम से बदलती हैं और जीवन बिना किसी तनाव के आगे बढ़ता रहता है। यही संतुलन, यही स्वाभाविक प्रवाह ताओ कहलाता है, जहां कुछ भी मजबूरी से नहीं होता फिर भी सब कुछ सही ढंग से होता है। यहाँ शब्द समाप्त होते हैं लेकिन विचारों की यात्रा जारी रहती है। हमने देखा कि ज्ञान केवल जानकारी नहीं है बल्कि जीवन को समझने की एक गहरी दृष्टि है। कभी दर्शन ने मौन सिखाया, कभी विज्ञान ने प्रश्न करना और कभी अनुभव ने ये बताया कि सत्य बाहर नहीं भीतर खोजा जाता है। अगर इन विचारों ने आपके भीतर एक भी प्रश्न जगाया है तो ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि सीखना वहीं खत्म नहीं होता जहां एपिसोड समाप्त होता है, वो वहीं शुरू होता है जहां आप सोचने लगते हैं। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपका समय, आपका विश्वास और ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा ही रेडियो पाठशाला की असली शक्ति है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न, नई खोज और नई चेतना के साथ।